नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं उसका जो फिफ्थ पेपर है, उसका जो सेकंड पार्ट है, फिफ्थ बी आपका दिया हुआ है बेसिक रिसर्च एंड बेसिक स्टैटिक्स। इसका जो सिलेबस है, कुछ मेन टॉपिक्स हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप जो कुछ छूट गया है, रह गया है, उसको एक बार फिर से याद कर सकें। तो अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप अपना जो सिलेबस है वो अपने सामने खोल कर रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से। पहली यूनिट का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। उसके अंदर है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की अगर बात करें तो उसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? किसी भी वस्तु की जो वास्तविकता है उसको जानने के लिए साइंटिफिक जो मेथड है इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी हम अगर बिल्कुल वैसे नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो हम जैसे भूत प्रेत वगैरह जो अंधविश्वास है इनको नहीं मानते हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि इनका कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है इन चीज़ों का, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार साइंटिफिक जो मेथड है वो किसी भी चीज़ की वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें धर्म दर्शन का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में धर्म वगैरह इन सब चीज़ों का कोई प्रूफ वगैरह नहीं मिलता है, इस कारण से इनको स्थान नहीं दिया गया है। आगे वैज्ञानिक पद्धति का दूसरे कौन कौन से सब्जेक्ट से संबंध है? तो फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब से संबंध है। फिर बात करें डेफिनेशन की, जो वैज्ञानिक पद्धति है इसकी परिभाषा क्या होगी? तो अलग अलग जो लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसकी। सबसे पहले अगर बात करें कार्ल पियर्सन की, तो उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति विज्ञानों की एकता व उनकी विधि है, विषय वस्तु में वैज्ञानिकता नहीं है। तो जो परिभाषा डेफिनेशन होती है इसमें कुछ समझाने वाला होता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसका महत्व क्या है, क्यों वो आवश्यक है। तो आवश्यक, ये जो आपके सामने पॉइंट है इनको ही पढ़ सकते हैं। तथ्यों का जो फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने, उनको वर्गीकरण करने में, उनको क्रम में पारस्परिक संबंधों का अवलोकन करने के लिए, मतलब एक दूसरे रिलेट करने के लिए, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिविटी जो होती है, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक नियमों की खोज, आत्म आलोचना, सामान्य मस्तिष्क के लिए, ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए जो ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर जो आपका सेकंड टॉपिक है रिसर्च का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ये थोड़ा आगे करेंगे। जो आपका फिफ्थ टॉपिक है, फिफ्थ नहीं जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च वगैरह, इसमें अपन पढ़ते हैं सबसे पहले एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये टॉपिक आगे पीछे हैं बट ये हैं पहली यूनिट के सभी टॉपिक्स। तो सबसे पहले इसमें एक्शन रिसर्च पढ़ने से पहले आपको पता होगा रिसर्च पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। री मतलब दोबारा होता है, बार बार, और सर्च मतलब खोजना। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु की सत्यता को बार बार जानने के लिए उस पर बार बार अध्ययन करना, निष्कर्ष निकालना और अलग अलग जानकारी इकट्ठा करना, इन सब को मिला के रिसर्च बन जाता है। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन को अगर आप याद करना चाहें तो अलग अलग जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। यहाँ आपको एक दो डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे रेडमैन और मोरी ने भी दी है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति और उसे अरेंज करना ही रिसर्च है। तो अलग अलग सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है इसकी, क्या विशेषताएं हैं। रिसर्च मतलब उसकी, किसी भी चीज़ को अपन रिसर्च करें तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि नए ज्ञान की विधि और विकास हो जिसमें साइंटिफिक रूप से मानवीय हो, रिलायबल हो, वैलिड हो,
अरेंज हो, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी का हम अरेंज कर सकें, डाटा हो जिसमें एनालिसिस वगैरह उसका कंक्लूजन निकाल सकें, ये सारी चीज़ें जो है रिसर्च के अंदर आती हैं। दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो है इसको पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको जो भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे द्वारा बताए हो सभी पता चल सके, क्योंकि मैं ज़्यादा तो आपको बताता नहीं हूँ, जो मेन कुछ लगता है वो बताता हूँ, बाकी आप नोट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन रिसर्च की। तो एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन के एरिया में जो रिसर्च होती है उसको एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। अब है मीनिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यवहार में विकास और परिवर्तन करना है। शिक्षा का जो बेसिक मतलब होता है वही है कि आदमी जो होता है, व्यक्ति होता है, उसका डेवलपमेंट करना और उसका जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज करना। अनुसंधान तथा शिक्षण क्रियाओं द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति, शिक्षण की समस्याओं और बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन शिक्षा अनुसंधान कहलाता है। समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। फिर आते हैं एजुकेशन रिसर्च के मानदंड, यानी क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं। तो नवीन तथ्यों की खोज और सत्य का प्रतिपादन, व्यवहारिक उपयोगिता करने के लिए, ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं। फिर आती है एजुकेशन रिसर्च की परिभाषाएं। तो आप अलग अलग जो बुद्धिजीवी हैं इनकी परिभाषाएं वीडियो की स्पीड कम करके पढ़ सकते हैं। फिर आता है क्या पर्पज होता है, क्यों की जाती है एजुकेशन रिसर्च, का उद्देश्य क्या है। तो इसके सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं कि जो वैज्ञानिक शोध कार्य होते हैं उनके द्वारा नए सिद्धांत हो गए, नए नए रिलेशंस वेरिएबल्स होते हैं, उनकी क्या उपयोग में, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में लिया जा सकता है, उनकी खोज करना। फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर आते हैं जो ट्रूथ ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य हो गए। तो इनके जो पॉइंट हैं ये याद रखने की आपको ज़रूरत है। इनके बारे में अगर आप हल्का सा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो एजुकेशन रिसर्च को 2-3 भागों में बांटा गया है। पहला बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल के अंदर ही आते हैं प्रयोगात्मक रिसोर्स शोध, ऐतिहासिक शोध, दार्शनिक शोध। फिर आता है एक्शन रिसर्च, ये सेकंड पॉइंट है। और एक और आएगा इसमें, जो एक्शन रिसर्च है इसके अंदर आएंगे लॉन्गिट्यूड अप्रोच, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, और फिर लास्ट है शोध निष्कर्षों की शुद्धता। फिर इसके अंदर आते हैं प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक। फिर आता है हमारे पास एक्शन रिसर्च के कार्य क्या क्या होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार करना, इसके ज्ञान का प्रसार करना, प्रॉब्लम का समाधान करना, वर्तमान ज्ञान है जो उसमें सुधार करना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये आप बिल्कुल आसान है, स्क्रीन को पॉज करके या स्पीड कम करके आराम से पढ़ लीजिए। अब आते हैं शिक्षा जो अनुसंधान है उसके क्षेत्र कौन कौन से एरिया हैं जिनमें शिक्षा अनुसंधान ये काम करता है। पहला है एजुकेशनल फिलोसफी, नेक्स्ट आएगा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो इन्हीं के अंदर ज़्यादा तो इसमें कुछ दिया है नहीं। फिर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मुझे नहीं लगता आपकी कुछ काम आने वाला विषय है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आता है सेकंड तो यूनिट यहाँ से शुरू हो जाती है। इससे पहले जो दोस्तों सॉरी यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इनके जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें सेकंड यूनिट में आप कवर करेंगे। फिर आता है टूल्स ऑफ रिसर्च। टूल्स ऑफ रिसर्च में दोस्तों कुछ नहीं है। पहला है टेस्ट। टेस्ट वही होता है जो नॉर्मल आप टेस्ट देते हैं, क्लास टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल टेस्ट के बारे में इसमें लिखना होता है कि कैसे होता है, क्या होता है। क्वेश्चनरी जो होती है, क्वेश्चनरिया में ये होता है कि क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको सही गलत का आंसर करना होता है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट, ये आप बखूबी जानते हैं, आपने यूज़ की है।
नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल वो होता है दोस्तों, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, उनके आधार पर आपको किसी को भी रेटिंग देनी होती है। जैसे 5 में से कितने पॉइंट्स दिए, मान लीजिए जैसे आप कोई खाना ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उसमें आप रेटिंग देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी रेटिंग दी जाती है। बाकी मेरे पास जितना था वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आप को इस टॉपिक से, इन जो कुछ टॉपिक मेरे पास थे इनसे आपके एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो सबसे पहले मेज़रमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा का जो टॉपिक है वो इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेजरमेंट, मापन होता क्या है। तो मेजरमेंट होता है कोई भी निश्चित जो नियम होते हैं उनके आधार पर कोई भी वस्तु घटना उनको अंकों के साथ, नंबर्स के साथ जोड़ना, ठीक है। जैसे कोई भी अपन मेज़रमेंट करते हैं, किसी की हाइट को मेज़र करते हैं, वज़न को मेज़र करते हैं, तो ये उनको अपन नंबर के साथ मेज़र करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मेज़रमेंट। सॉरी, नंबर के साथ अटैच कर देते हैं उनको मेज़रमेंट बोलते हैं। अब आ गया मेज़रमेंट के स्तर आते हैं, तो इसमें है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल होता है जहाँ अंकों का प्रयोग सिर्फ वर्गीकरण के लिए होता है, यानी मतलब नोमेनक्लेचर, जैसे सिर्फ नाम के लिए। जैसे मान लेते हैं बुक को अपन ने मान लिया एक्स, तो हम बुक की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स। पेन को हमने मान लिया वाई, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है शहरी के लिए 1, ग्रामीण के लिए जो लिखा है 2, जो लिखा है 1 और 2 को डिनोट किया है। ये एक नोटेशन के रूप में हम काम में लेते हैं। सेकंड है ऑर्डिनल, तो जो अंक होते हैं उनका प्रयोग सिर्फ क्रम निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे सिर्फ बराबर है, नहीं है, बड़ा है, नहीं है, छोटा है, नहीं है, इनका निर्धारण इससे नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए 6th नंबर, 4th नंबर, ये जैसे रैंकिंग के आधार पे मतलब उसको एक नंबरिंग दी गई है बस। फिर आता है इंटरवल, दो संख्याओं या अंकों के बीच अगर समान अंतराल होता है, यानी अंतराल जो होता है सापेक्ष शून्य इसमें नहीं होता। सापेक्ष शून्य दोस्तों वो होता है जैसे संख्या रेखा जो होती है उसके बीच में, बिल्कुल बीच में होता है 0, उसके साइड में भी इक्वल नंबर होते हैं और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड इक्वल नंबर होते हैं, उसको बोलते हैं सापेक्ष शून्य। इसमें बराबरी, बड़ा छोटा, जोड़ घटाव संभव है, बट जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो संभव नहीं है। जैसे थर्मामीटर आपने देखा होगा, उसके अंदर यही होता है। नेक्स्ट है रेशियो, तो इसके अंदर निरपेक्ष शून्य पाया जाता है। ये जो रेशियो है यही जो है साइंटिफिक जो कार्य होते हैं उनमें यूज किया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है तो हम उसको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई डायग्राम और सर्कल ग्राफ में उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप अगर डाटा है तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह जैसे हम डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो आता हमारे पास है मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर करने के जो आपका ये टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जो निकालने के मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टिल डेविएशन का जो टॉपिक है उसका पहला है मीन। मीन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको कोई डाटा दिए गए हैं, जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे इस एग्जांपल दिया गया है कि कोई 10th क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए जो अंक हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो हमें मीन निकालना है। तो हमें करना क्या है, सिंपल, ये xi जो लिखा है ये है प्राप्तांक, भाई 10 से 20 के बीच कितने fi है
जो फ्रीक्वेंसी है कितने बच्चों के आए, ठीक है, ये प्राप्तांक हो गई, ये फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों के आए, और ये है एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन। तो जो प्राप्तांक 10 हैं, यानी 10 नंबर कितने बच्चों के आए, फ्रीक्वेंसी एक बच्चे के, तो टोटल हो गए 10। 20 नंबर कितने बच्चों के आए, एक के। 36 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के, तो 36 इंटू 3 108 हो गया। इस प्रकार जो मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ये, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है सम, मतलब जोड़, तो एफ आई का जोड़, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई 1 1 3 4 3 2 4 4, ये जो है ये है फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास टोटल आ गया 30। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने इन सब को जो है 10 20 108 160 150 112 240 इन सब को जोड़ लिया, तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, हमें दिया गया है दोस्तों एक्स आई और एफ आई दिया गया है। एफ आई एक्स आई को हमें निकालना है, यानी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर नीचे कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। सिग्मा एफ आई से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया मीन एक्स बार हमारे पास आ गया मीन। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है मीन निकालने का, ये आपको याद रखना है। इसके भी अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं, सभी तरीके मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता। ये है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो इंटरवल फॉर्म में दिया गया है 10 से 25 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 2 बच्चों के। 25 से 40 के बीच में कितने बच्चों के आए, 3 के। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। एक इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ऊपरी सीमा यानी जो इनका है, जो हमें इंटरवल दिया गया है इसका बीच का पॉइंट ही कह सकते हैं। जैसे 10 से स्टार्ट होकर 25 तक, तो 10 + 25 35, तो इसको हम बीच का निकाल 35/2 17.5 आ जाएगा, 17.5। ये वर्ग चिन्ह हो गया। इसी प्रकार सभी का वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और इंटरवल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग चिन्ह जो है एक्स आई हम निकाल लेते हैं, फिर वही सेम फॉर्मूला एफ आई एक्स आई करते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई करके भाग दे देते हैं सिग्मा एफ आई से, तो मीन हमारा निकल आता है। फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम एक मान लेते हैं कि मीन क्या होगा, जैसे इसमें भी इंटरवल दिया गया है, इसमें मान लेते हैं हम मीन कोई एज्यूम कर लेते हैं मीन को। ठीक है, फिर मीन एज्यूम करने के पास डेविएशन निकाल लेते हैं, फिर जैसा जो फॉर्मूला दिया होता है उसके अनुसार हम करते जाते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। जैसे वर्ग अंतराल दिया है एफ आई में दिया जाता है फ्रीक्वेंसी, वर्ग चिन्ह जो है हमने उसमें पिछले में निकाला था वैसे ही वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। इंटरवल का दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे, वर्ग चिन्ह आ जाता है। डेविएशन का फॉर्मूला ऊपर आपको दिया गया है, इस फॉर्मूले से हम डेविएशन निकाल लेते हैं। फिर सेम चीज़ करते हैं एफ आई, जहाँ हम एक्स आई करते थे इसमें हम डेविएशन से गुणा कर देते हैं एफ आई डी आई। फिर सेम नीचे जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें वैल्यू पुट करके मीन निकाल लेते हैं। फिर आता है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ रहने वाली है। इसमें एज्यूम्ड जो मीन होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, बाकी सेम चीज़ है, फॉर्मूला है, रखो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन की। मीडियन भी सेम, ये अनग्रुप डाटा के लिए निकालें तो अलग निकलेगा और ग्रुप डाटा के लिए निकालें तो अलग निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहले मीडियन में ये होता है जो हमें डाटा दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में हम लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हमने जैसे बढ़ते क्रम में इनको लिख लिया है, 20 25 28 29 ये हो गया। अब इनको योग कर लेते हैं जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, और फिर जैसे ये ऊपर दिया गया है, इन स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2, इन सब को पढ़ते हैं। अगर सम है विषम है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम मीडियन भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप फॉर्मूला याद रखिए, बाकी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बहुलक निकाल देते हैं। जो मोड होता है, मोड का भी सेम वही होता है, जो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल, वही बहुलक ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे एग्जांपल है 10 क्रिकेट मैचों में दिए गए विकेटों की संख्या ये है 2, 6, 4, 5, 2। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो रिपीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट होने वाली इस तरह लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 बार कौन सी है? 2 की। तो 3 मैचों में 2 विकेट लिए गए हैं, तो अतः जो मोड होगा बहुलक होगा वो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर फॉर्मूले से निकाल चाहें तो बहुलक का ये फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। आसानी से आप समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी बोलते हैं इसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए ये हमें मेथड है, स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। बिल्कुल आप जो फॉर्मूला है इसको फॉलो कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, सिग्मा x² n √ तो बिल्कुल आसान है, आप फॉर्मूले याद करके रख सकते हैं। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला होता नहीं है, तो मैं आपको भी नोट्स दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से स्पीड करके इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से ये आ जाएगा। बाकी इतना आपको करने की मुझे नहीं लगता शायद ज़रूरत है, क्योंकि आपका जैसे पेपर हो रहे हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। ये भी आपके सेकंड यूनिट का ही है। तो ये कोफिशिएंट निकालते हैं, अगर जो वैल्यू आती है कोरिलेशन की 0.00 से 0.20 के बीच में आती है तो नेजिबल कहते हैं। लो, मॉडरेट, हाई, ये जो कोर रिलेशन है ये निकालना पड़ता है हमें। जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका रैंक डिफरेंस मेथड का ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है 1 - 6 सिग्मा d² n² -1 का होल ये जो हमें दिया गया है 1 - 6 सिग्मा d² n(n²-1), तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जो ऊपर डाटा दिए गए हैं इसको हम रख के आसानी से हल करेंगे। तो 0.58 जैसे आया है, तो 0.58 का अगर देखें पीछे तो 0.58 किस में आ रहा है? ये आ रहा है मॉडरेट में, तो हमने कोरिलेशन जो था वो मॉडरेट लिख दिया। इसी प्रकार ये 0.3 लो आ रहा है तो लो लिख दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है पियर्सन मेथड। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो पियर्सन और ये जो भी मैंने पहले किया इसमें से दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब इसका भी सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। फिर आता है क्वार्टियल डेविएशन। तो इसका भी इसमें 4 क्वार्टर बने हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। क्वार्टियल डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला तो मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ, याद करने हैं, लिखने हैं, आपकी मर्ज़ी है क्या करोगे आप। बाकी जैसा है यही है बस। अभी जो मेरे पास था वो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और लगभग आपका जो यूनिट 2 है वो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।